लो डाउट्स लेते हैं, पहले डाउट्स ही ले लेते हैं आपके। ये लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स दिए हुए थे, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स दिए हुए थे। एक बाइसेक्टर ये रहा और एक बाइसेक्टर ये रहा। ये एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, एंगल ए बी सी डी। जब बाइसेक्टर्स दिए हों, मैंने उस दिन भी कहा था कलर्ड पेंसिल यूज करो, बहुत अच्छा लगेगा। एंगल्स जो सेम सेम है उनको सेम कलर से मार्क कर लो तो तुम्हें देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इन 4 एंगल्स में ही है। अब रिलेशन क्या निकालना था आपको? रिलेशन निकालना है इस एंगल और इस एंगल के बीच में, यानी आपको प्रूव करना है एंगल डी। मैंने उस दिन भी कहा था कोई तरीका नहीं होता ज्योमेट्री करने का, इससे नजर ना हटाओ। करना क्या है, एंगल डी और एंगल ए को एक इक्वेशन में पिरो देना है। ऐसी इक्वेशन बनाओ जिससे डी और ए एक ही इक्वेशन में आ जाए। यही करना है आपने। अब डी और ए के लिए मुझे डी में आऊंगा तो इस ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा, और ए में जाऊंगा तो इस ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा। और उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या होती है कि ये बाहर वाला एंगल इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर होता है। बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये हमने उस दिन किया था। इसी चीज को हमने यहाँ किया। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, वो नहीं लिखूंगा जो आपने पहले कर लिया। क्या मैं इस पूरे एंगल को इन दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे एंगल को CBE को इन दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूँ? लेकिन CBE को एंगल 1 का ट्वाइस लिख सकता हूँ? जरा देखो, ये स्टेप समझ में आया। ये पूरा एंगल, ये रिपीट कर रहा हूँ, डाउट था बच्चों को, ये वाला एंगल बाकी के 2 एंगल्स के सम के बराबर है, A+4। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? ठीक है। सिमिलरली उधर से देखो, ट्वाइस एंगल 2 भी एंगल A प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों ना इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। ऐड करने से क्या होगा, एंगल A तो मेरे पास रहेगा जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। देखो जरा, 2 कॉमन लिया तो बचा एंगल 1+2, और इसको मैं ट्वाइस एंगल A ना लिखकर पूरा पूरा लिख देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। अब इस पर नजर डालो और ऊपर फिगर देखो, कुछ दिखता है? कुछ दिखता है? क्या दिखता है? एंगल दिखते हैं। इन तीनों का सम 180 नहीं होगा? ट्राइंगल है तीनों एंगल्स का, तो इसको हटा के इसकी जगह क्या रख दो? 180। अब इसमें से ये दुश्मन एंगल्स 3 और 4 गायब हो गए। हो गया। अब 1 और 2 भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे रिजल्ट किस पर लाना है? डी में लाना है। तो 1+2+D कितना है? 180। तो अगर मुझे 1+2 निकालना हो तो क्या लिख दो? 180 - D। पढ़ के नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? झूठ बोल देता है ऐसी रोज रोज। अब कल कहाँ गया था? कल बुआ जी गया हो, घूमते रहो बस। क्या लिख सकता हूँ? 180 - D। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें एंगल A और D के अलावा कुछ है? तो आंसर आ गया आपका। चीजों को दाएं बाएं करना है, आपका आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। इसमें एंगल A और एंगल D है। 100% नहीं, 200% वही रिजल्ट आएगा जो तुम चाह रहे हो। बस ये ध्यान रखो, ज्योमेट्री करते वक्त जो एंगल नहीं चाहिए धीरे धीरे उन्हें हटाते जाओ। हो सकता है इसमें 4 स्टेप और बढ़ जाते हैं जब तुम खुद करने बैठोगे, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, खींचने दो। बस धीरे धीरे कोशिश करो, उन्हें हटाता जाओ जो नहीं चाहिए मेरे को, और नजर यहाँ से ना हटे। रिलेशन निकालना है A और D के बीच में, बस काम हो जाएगा सारा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप ट्राई करना। क्लियर हो गया?
आगे चलो और डाउट बताओ कौन सा रुपया अच्छा करा दी पांचवा क्वेश्चन कौन सा था निकाल फटाफट जल्दी कर अभी और कौन सा रिश्तेदार रह गया है जहाँ घूमना रह गया बुआ जी रह रही हैं मौसी भी रह गई किसी के भी नहीं ना कहीं जा ही रही केवल 6-7 क्लास छुट्टी तेरी को ज़्यादा थोड़ी कोई बात नहीं 6 क्लास का मतलब होता है 18 घंटे कोई बड़ी बात नहीं क्या बड़ी बात कोई बड़ी और शक्ल दिखा दे पहचान लूँगा कौन सा वाला है अरे ये वाला है ये तो मैं कल ही कह रहा था ये एग्जाम में मैं तो दूंगा हर बार याद आया मुझे तो इसका वो भी याद है टू प्रूव भी इस वाले एंगल को एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल AOB प्रूव करना उसमें PQRS रिजल्ट है शक्ल याद रखता हूँ ठीक है BOD ये है BOD ठीक है जी ये हमने कल भी किया था बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है रिजल्ट्स में देखो क्या क्या चाहिए BOC चाहिए यानी ये एंगल चाहिए BOD कौन सा एंगल है ये पूरा और माइनस एंगल AOB देखना ये एंगल्स की प्रूव करना एक बार चेक कर लो ROS हाफ ऑफ QOS माइनस POS बिल्कुल ठीक है यही प्रूव करना यही करना था हमारी नजर है इस पर कि दो एंगल को लिखकर माइनस कर रखा है इसने हम यहीं से क्यों ना शुरू करें इसने बोला एंगल BOD जरा देखें BOD कुछ दिखाई देता है एंगल BOD लिखता है 90 प्लस ये वाला एंगल लिख लूं चलो एंगल 1 लिख लेते हैं ये तो 90 प्लस एंगल 1 लिख लिया सही है अब दूसरा एंगल कौन सा दिख रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया ये एंगल पूरा 90 है ना 90 का पड़ोसी कितना होगा 90 अगर मैं इस 90 में से 1 हटा दूं तो यही बच गया अगर मैं पूरे 90 में से ये 1 हटा दूं तो यही बच गया तो क्या इसको लिख सकता हूं AOB इज 90 माइनस एंगल अब जरा रिजल्ट देखो एक बार क्या आ रहा है BOC माने एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस AOB कई बार हम गलती कर बैठते हैं प्लस 1 है माइनस 1 है ऐड कर लो कट जाएगा काटना नहीं है तो रिजल्ट में एंगल 1 है तो यानी आपको तो चाहिए एंगल 1 और वैसे भी आपको इन दोनों को क्या करना है तो इसमें से इसको क्या कर दूं करो माइनस तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ जब माइनस करते हैं तो साइन बदलते हैं ये कट गए दोनों 90 से 90 कट गए सॉरी कटे नहीं माइनस हो गए सॉरी एंगल BOD में से क्या माइनस हो गया 90 से 90 कट गया और एंगल 1 और एंगल 1 2 को नीचे ले आइए वो आपका आंसर आया एंगल 1 किसके इक्वल आ गया रिजल्ट से नजर ना हटे जब भी अटक जाओ रिजल्ट को पढ़ने लगो कि क्या चाहिए प्रूव क्या करना है वहीं से काम बन जाएगा हो गया और कोई समस्या नहीं हो रही है चलूं आगे डाउट तो कोई नहीं है परसों एक लास्ट क्वेश्चन लिखना शुरू ही किया था शायद हमने इंटीरियर एंगल्स वाला लेकिन प्रूव नहीं करा कर दिया नहीं तो नोट भी नहीं किया कोई बात देखो कोई बात अब देखो जब हुआ ही नहीं तो फिर देखा ना देखा बराबर ये एक ट्राइंगल है और ये इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं पिछली बार एंगल बाइसेक्टर किसके लिए गए थे एक्सटीरियर एंगल के अब लिए हैं इंटीरियर एंगल के अंदर वालों के बाइसेक्टर मुकुंद मैडम अचानक से पूछूंगा मैं क्या बता रहा हूं अलर्ट रहिएगा प्लीज ये दोनों इक्वल ऐसा उन्होंने दिया हुआ है पिछली बार आपने प्रूव किया था एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल D 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इस बार आप प्रूव करेंगे एंगल BOC यानी जहां ये बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है रिजल्ट देखो पिछला वाला रिजल्ट देखो जो अभी बनाया था हमने स्लाइड पे देखो था यही तो इससे भी पहले वाला आपने क्या करा था ये एक्सटीरियर एंगल जहां
जहां पर एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मीट कर रहे थे, वो पॉइंट कौन सा था? डी। डी। और इसको आगे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल मेरे पास सामने, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। आगे फटाफट यार, इतना टाइम नहीं लगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जहां मीट कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ पड़ोस में, बिल्कुल यहाँ, उधर नहीं, यहाँ। उसको तो एलर्जी है, तू आ जाए यहाँ पे। अबे आगे से निकल के आना, तो कैमरे में शक्ल दिख जाएगी तो क्या हो गया? तो खूबसूरत बच्चा है। हाँ कहाँ से? हाँ कहीं। एंगल डी, जहां ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मीट कर रहे थे, इसमें और उस वर्टेक्स में, इनमें रिलेशन निकाला था। अब की बात कौन सी चीज नहीं कर रहे? अब की तो यही कर रहे। जहां ये बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ, ये प्रूव करना है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, यानी आपके रिजल्ट में ये चाहिए और आपको रिजल्ट में क्या चाहिए? ए चाहिए। कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो, एकदम से मेरे से मत करवाओ, तुम कोशिश करो, फिर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। एक बार ट्राई कर लो पहले, देखो जरा क्या बढ़िया बात करी तुम लोगों ने यार। चलो, ट्राइंगल बीओसी में आपने एंगल 1 + 2 + एंगल बीओसी का सम कितना ले लिया? 180। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, यही बोलते हैं ना। फिर आप घुस गए ट्राइंगल एबीसी में, हाँ या ना? क्योंकि मुझे कौन सा एंगल भी चाहिए? एंगल 1, सॉरी एंगल ए। तो एंगल ए के लिए मैंने ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसी भी ले लिया। कितना सम आएगा? अब मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा लिखने का ढंग भी होता है, रीजन भी होते हैं। एबीसी को क्या लिख सकते हो? एंगल 1 का डबल। उसको क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ रीजन देना पड़ेगा आपको। बीओ सीओ आर, बोलो, एंगल बाइसेक्टर। अब रिजल्ट को फिर देखो, क्या 1 और 2 चाहिए आपको? नहीं। कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको? एंगल ए चाहिए और एंगल, और तो एंगल चाहिए नहीं। क्यों ना यहां से 1 और 2 की वैल्यू निकाल के यहां डाल दी जाए। अगर आपने ऐसा किया तो क्वेश्चन खत्म। क्यों ना 1 और 2 की वैल्यू क्या निकलेगी? बीओसी को उधर ले लो, 180 माइनस बीओसी, उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आया पूरा। हो गया क्वेश्चन। दिखाऊं करके? देख सर ये देख तो सही पहले। क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकता है? ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2। असीम, 1 + 2 की वैल्यू यहां से निकाल सकता है कि नहीं? क्या आएगी? यही बोल के क्या आएगी? 180 माइनस एंगल। अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन बना ली आपने, उसमें वो एंगल जो आपको चाहिए थे हैं? है ना? बीओसी है, यहाँ भी बीओसी चाहिए था, और कोई एंगल है? इसका मतलब मुझे किसी एंगल को डिलीट करना ही है। मेरा आंसर आ चुका है। सर 2 को 2 से डिवाइड कर दो। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा? 90 आ जाएगा। अच्छा, हाफ ऑफ एंगल लगाना चाह रहे हो? चलो 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे कहने से कर देता हूँ। सही कह रहे हो। चलो 1/2 इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया। इसको पूरे को 2 से डिवाइड किया तो इसका 2 कट गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया। क्वेश्चन तो हो गया। बीओसी को इधर शिफ्ट करो, 90 को इधर शिफ्ट करो, आपका आंसर आ गया। हाफ ऑफ एंगल ए है, 90 को इधर लाओगे तो 180 में से माइनस होएगा, क्या बचा? -90। और बीओसी उधर चला गया। क्या यही नहीं प्रूव करने जा रहे थे आप? तुम तो फाइनली करे बैठे थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। यही मैं कह रहा हूं, इक्वेशंस बनाओगे नहीं और सोचते रहोगे इसके बाद में क्या कर लूंगा, फिर तो नहीं बनेगा। जो इक्वेशन दिमाग में आ जाए उसे लिख लो, देखेंगे कहीं ना कहीं तो चीजें समझ सुधरेंगी। ऐसा नहीं होता। अब देखो, 4 बच्चों ने ये दोनों इक्वेशंस बनाए बैठे थे, सिर्फ आगे नहीं हो रहा था। ये बना ली थी इन्होंने और ये बना ली थी। यही तो जान थी इस क्वेश्चन की, और था कैसे? बिना प्रैक्टिस के ज्योमेट्री नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। ये तरीका छोड़ दे, ये तो मुझे उसने बोला तो मैंने कर दिया। अगर तुझे इसके नीचे का समझ में नहीं आ रहा तो तू ब्रैकेट्स खोल दे,
चीजों को दाएं बाएं कर, भले वो 4 स्टेप खिंच जाए, तेरा आंसर निकल आएगा, नहीं अपने तरीके से निकाल। कॉपी करने की कोशिश मत कर यहां से, करो। आज तो राव साहब भी नहीं है, छुट्टी मार लो। वो जो प्रभु आगे बैठते हैं। नमन आज तक छुट्टी करी तुमने? एक करी बस, 2 करी, 6 घंटे खराब हो गए। मैंने भी 2 ही करी है। 6 घंटे एक भी करी। नहीं मैंने भी दे तू 2 अच्छा बच्चा है। इसने मैंने भी 2 ही करी। छुट्टी थोड़ी करनी चाहिए। जो मजा क्लास में आता है ना, वो वीडियो पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में टीचर तुम्हारी आंखों में घूर के नहीं देखता, और जब तक घूर के नहीं देखता तो टेंशन नहीं होती है, पेट में गुड़गुड़ नहीं होती है कि मारेगा आप। क्यों भी मोक्ष ऐसा ही है ना। ऑनलाइन तो बहुत पढ़ पढ़ के देख लिया अब तो 2 साल कोरोना में, वहां कोई कुछ कहता ही नहीं था टीचर, कोई बात नहीं, वहां टीचर कोई कुछ कहता ही नहीं था, तो अपने हिसाब से चलता था मामला। अब यहाँ जब सामने खड़ा हो कैसा भूतनाथ, तो पेट में गुड़गुड़ हुई रहती है। करो जल्दी करो, हो गया। जब सेकंड क्वेश्चन आया नहीं है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिख ले, दोबारा अभी प्रैक्टिस कर ले, याद हो जाएगा। अभी तो ताज़ा ताज़ा है, एक बार तुमने लिख लिया, थोड़ी मेरी हेल्प ले ली तुमने, थोड़ा कुछ कर लिया अपने आप। अब पेज पलटो, दोबारा फिगर बनाओ, ABCD की जगह PQRS कर दो नाम। ABCD की जगह, सॉरी, ABCD की जगह इसका नाम कर दो PQRS। और अब आपको प्रूव क्या करना है, एंगल S इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल P। इसे अलग पेज पे प्रूव करके देख लो तो तुम्हें याद हो जाएगा साथ के साथ। अभी करो। हाँ बेटा बोल। माइनस नहीं आ रहा, आ रहा है माइनस। ये एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सरसाइज का। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इधर निष्ठा इधर। इस ट्रायंगल का, इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर डालो, डाल दिया। और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बेटा 302 समझता है ना। ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर डाल दिया, और ये बाइसेक्टर्स किसी पॉइंट पर मीट कर गए दोनों में। ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर हुआ, और ये दोनों एंगल का ये इक्वल हो गया आपस में। इसका नाम कुछ रख दो ABC, D, इसका नाम रख दो E। और आपको प्रूव करना है कि जहां ये बाइसेक्टर्स मीट हो रहे हैं, ये वाला एंगल एंगल A का आधा है। यहां तक पहुंचना है आप, ठीक है। कोशिश करिए कौन कौन से एंगल्स आप लेकर कुछ कर सकते हैं। जब ये एक्सटीरियर एंगल की बात करता है ना, तो दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर के सम के बराबर होगा। ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर है ना। ट्राइंगल के एंगल का सम 180 है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। जैसे पिछली बार तुम आधे तक पहुंच गए थे, बाकी मैंने हेल्प कर दी थी। कोशिश करो कितनी इक्वेशंस बना सकते हो, उसके बाद सोचेंगे क्या। पहले तुम लोग ट्राई करो। देखो जरा, सबसे पहले ट्राइंगल देखो, ये कौन सा ट्राइंगल है, ABCD दिख रहा है। उसी का कुछ हिस्सा काट लिया मैंने। क्या ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर है? यस सर। उधर दिखाऊं तो कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल 2 ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर। ठीक लिखा है, तो मैंने उसको काट के यहां रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी। तो मैं इसको इधर कर देता हूं। देखो ये एंगल है ACD, है ना, और ये किसके बराबर हो गया, एंगल A प्लस एंगल B। क्या प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल लगा दिया आपने। ACD को एंगल 2 का डबल लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। इस पूरे एंगल को इसका डबल लिख सकते हो,
इस पूरे एंगल को इसका डबल लिख सकते हो, लिख दूं? Twice and इसको लिखता हूं ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, और इस एंगल बी को क्या लिख सकते हो? Twice. Angle 1. बहुत बढ़िया। रीजन और बता दो ऐसा क्यों कर पाए हो? बाइसेक्टर है तो बोल दो CE एंड BE आर एंगल बाइसेक्टर। बिल्कुल ठीक बात, ये आपने कर दिया। रिजल्ट पर ध्यान रखो, एंगल E और A चाहिए आपको। अभी तक A तो आ गया, E नहीं आया। E को लाने के लिए मैं दूसरे ट्रायंगल का देखूं, देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो, देखो तो सही, कुछ ऐसी फिगर दिख रही है वहां पर? कुछ दिख रहा है ऐसा? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? दिख रहा है? क्या एंगल 2 इसका बाइसेक्टर नहीं है? क्या एंगल 2 इसका बाइसेक्टर नहीं है? तो एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके, और ये एंगल कौन सा? बी नहीं है ये। जो वाइट वाइट कर दिया उसको देखो, जो वाइट वाइट कर दिया इसको देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? ये किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। वो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, और ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला आपने? तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? 1 प्लस E, हाँ या ना? लिखूं? देखो देखो, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ये जरूर बताना है आपने। आप क्या कर रहे हो? इक्वेशन बना रहे हो, लेकिन ये बोलते ही नहीं हो कौन से ट्रायंगल में मैं बैठा हूं। गलती मत करो ये काम। EBC ट्रायंगल में मैं गया, EBC में एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल। अब यहाँ रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टीचर को एक बार बता चुके हो कि भैया मुझे मालूम है। तो अब आप अगर दोबारा से यहाँ ये यूज कर रहे हो तो एक ही क्वेश्चन में सिमिलर रीजंस देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? कहीं पर आपने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल, उसमें इक्वेशन में एक बार, आगे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार रीजन लिखोगे उसका। एक्सटीरियर एंगल एक बार प्रॉपर्टी लगा दी, आपने स्टेटमेंट लिख दी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, बात खत्म। उसके बाद कहीं आती है तो डायरेक्ट यूज करो, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हमें समझ में आएगी नहीं आएगी, इसलिए हम अपने लिए लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। हो गया? कौन कौन से एंगल्स में इंटरेस्ट रख रहे हो? E और एंगल रुद्रांश बाबू इसमें और इसमें, और आपने जो दो इक्वेशन बनाई उसमें ये दोनों एंगल आते हुए नजर आ रहे हैं। आ गए ना? क्या करूं? ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। एक काम ना करूं, सबसे आसान तरीका, इस एंगल 2 की वैल्यू निकाल कर सीधा यहां सब्स्टिट्यूट करो, एक बार में आंसर आ जाएगा। ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना। आपको एंगल 1 2 नहीं चाहिए ना, वो तुम्हें काटने की जरूरत नहीं, वो कटेंगे अपने आप कटेंगे। एंगल 2 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल ई डाल देते हैं। एंगल 2 की जगह ही कर रहा हूं, एंगल 2 की जगह क्या डाल दिया? इस 2 को हटाया, क्या डाल दिया? एंगल 1 प्लस एंगल ई। ये देखिए, ये डाल दिया। और इधर की तरफ क्या है? एंगल ए प्लस एंगल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1 से ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल 1। क्या दोनों तरफ ट्वाइस एंगल 1 नहीं आ गया? क्या ये रिजल्ट नहीं आ गया? तो 2 नीचे डिवाइड। कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस 2 को इधर ले जाओगे तो एंगल ई का डबल ए के बराबर है। हम भी तो यही निकाल कर बैठे। आगे के नहीं आंसर आपका क्वेश्चन खत्म। सोच इसलिए रहे हो क्योंकि तुम मेरा करता हुआ देख रहे हो। तुम्हें यहां से 2 हिंट निकालने चाहिए। इस क्वेश्चन को उत्तर याद कैसे रखोगे? नहीं, अगर आप लोग कॉपी कर रहे हो तो बेवकूफ हो आप लोग। मना कर रहा हूं मैं बार बार इस चीज को। आपको इसमें 2 चीजें याद करनी है। क्या? जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होती उत्तर नहीं। क्वेश्चन है तो है, बहुत माइनर मॉडिफिकेशन टीचर कर पाएगा, नहीं तो जो क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे अगर वही आ गया तो वही आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। सुनो एक बार, याद कैसे करोगे इसको? आप याद इसको ऐसे करोगे कि पहले मुझे एक ट्रायंगल लेना है,
और उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है एक, और 2 स्टेप में दूसरे में क्या करना है, मुझे दूसरा ट्राइंगल लेना है उसमें exterior property और लगानी उसमें है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद मेरा काम नहीं है बोर्ड से देखने का, ये काम तुम्हें लगता है तुम याद कर पाओगे? कम से कम 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा, कहां तक याद करोगे और कितने क्वेश्चन याद कर लोगे? कर पाओगे नहीं ना? तो फिर ऐसे याद रखो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे 2 स्टेप में याद रखना है। पहले एक ट्राइंगल में लगाऊंगा क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और दूसरे में लगाऊंगा, और उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाने के बाद काट पीट करके आंसर निकाल दूंगा। बस तुम्हारा काम उतना सोचने का है, उसके आगे नहीं जाना। तुम देख रहे हो मैंने क्या किया, हाफ को नीचे ले गया, हाफ को ऊपर ले गया, 2 काट दिया, पागल हो गए? इतना सारा कौन तक याद करोगे? ये थोड़ी याद करने की चीज है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 पेज 104 मतलब एक्सरसाइज 6.2 का। इधर ध्यान दे, इधर ये कौन सी एक्सरसाइज? बेटा 6.2 का 4th क्वेश्चन। श्रेया हुआ कि नहीं क्वेश्चन वो पिछला वाला? Yes, sir. Sir, exercise 6.2 का question number 4. एक बार साइन साइन पर ध्यान दो प्लीज। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा इसका मतलब की लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल है, ध्यान रखिएगा लाइन पैरेलल है। एंगल QRS निकालना है, QRS एंगल आपको निकालना है। PQR एंगल दे रखा है, RST भी दे रखा है, ये एंगल आपको निकालना है। 2 लाइंस पैरेलल हैं आपस में। PQ इज पैरेलल टू ST। जल्दी करो, ये आसान आसान से क्वेश्चंस निकालो जल्दी से। हमने क्या किया, PQ को एक्सटेंड कर लिया आगे तक। PQ एक्सटेंड हो गया तो क्या ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए? हो गया? अच्छा, अब मैं 2 बार में 2 तरीके से कर सकता हूं। ये तो लीनियर पेयर निकल ही गया। 130 का लीनियर पेयर कितना आएगा? 50. इन दोनों का सम बताओ। 120. 120 और तीसरा एंगल निकल आया। सर, एक मिनट, एक बार और एक एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते हैं। हाँ वो ही लगा दूंगा। सर मैं वही अगर लगा। हम S वाले को वहां खींचेंगे तो सुन तो सही, अरे तू 1 मिनट तो रुक, पहले एक तो कर लेने दे। ये 130 समझ में आएगा नहीं? Yes, sir. इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर उधर नहीं देखना। क्या इस ट्राइंगल पर नजर डालते हो? Exterior है। क्या ये इसका एक्सटीरियर नहीं है? Yes, sir. तो क्या एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर नहीं होता? तो 130 किसके इक्वल आएगा? 70 plus X. 70 plus X. तो क्या x 60 नहीं आ गया? तरीके तो बहुत हो सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ। 110 is exterior angle. एक बार देखो तो सही, ये लाइन इसके पैरेलल थी। एक और तरीका, इधर इधर जब बोल रहा हूँ तो इधर उधर उधर मत देखो। यहाँ एक लाइन पैरेलल डाल दो। ये लाइन हमने किसके पैरेलल डाल दी? इसके। और ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई कि नहीं? Yes. हो गई नहीं? ये एंगल कितना दिया हुआ है? 110. 110. ये कितना दिया है? 130. स्टेप उतना ही रहेंगे। क्या 2 पैरेलल लाइंस, याद करो, 2 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, ये एंगल कौन से हैं? कोइंटीरियर। इनका सम कितना है? 180. तो ये 130 है तो कितना हो गया ये? 50. क्या ये कोइंटीरियर नहीं है? Yes. Sir. कितना हो गया? 7. क्या? Linear pair. हाँ, पेयर ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 नहीं होता? 70 और 50 कितना हो गया? 120। कितना बच गया? 60। एक ये तरीका भी हो सकता है, एक जो तू कह रहा है वो भी हो सकता है। एक्सटेंशन कहीं भी कर लो, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कम स्टेप्स में कर लो, इसलिए। अदरवाइज जो तुम कर रहे हो सब ठीक है। तो समझ में आया क्या करवाना है? फिर से बोलूं, हमने क्या किया, पहले इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, फिर देख ले एक बार। इसका पड़ोस वाला एंगल लीनियर पेयर से 70, ये 130 है तो ये 130 क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के सम के बराबर है, तो ये 60 आ गया। या कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया नमन, यहां पर एक और पैरेलल. एक और पैरेलल लाइन डाल दी हमने,
पैरेलल टू एनी वन ऑफ दीज लाइंस, क्योंकि तो सारी तीनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में। हो गया? को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर का सम 180, को इंटीरियर का सम 180, और फिर इन तीनों का सम 180, बीच वाला 60 निकल आया। वो तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा भी तरीका ले लो, और भी निकाल लो कोई तरीका। बेटा इतना गंदा डायग्राम बनाएगी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूँ तेरे को। सर मैंने फॉर सर क्वेश्चन है कि और ये निशान क्या बताते हैं? पैरेलल। और तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा कि कौन से एंगल है, ठीक है? ये एक्स क्वेश्चन नंबर है 5। कर दिया था। चल बताइए, बता तो दिया। सर 2 मिनट रुको सर, मैं देखा भी डायग्राम। ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ मुकुंद नागर बोलो 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 जो समझना आता है। सर वो बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और पहले 50 से पर एक्स 50 से क्या निकालेगा? 50 से हम वो अंदर वाला निकालेंगे, लेफ्ट वाला। ये वाला हाँ। कितना है? नहीं, ये वाला, साइड वाला। ये वाला सर, कितना आएगा? एक मिनट बोलने देना उसको, कभी कभी तो बोलता है। हाँ बेटा नहीं, इधर वाला निकालेंगे। ये बता दे 50 होगा। हैं? 50 ये 50 क्यों हो? कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर होते हैं। 130 होगा। अरे हाँ, सर 130 होगा। ये वाला। उसका सम हाँ। होता है 180, इसलिए वो 130 हो जाएगा। और फिर हाँ, ये इधर Z वाला बन रहा है ना। ये Z बन रहा है कि नहीं? ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो ये 50 है तो 50 ऑल्टरनेट नहीं होगा। और फिर वो इसका मतलब तुझे कॉरेस्पॉन्डिंग पहचान नहीं है माधव अभी भी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले होते हैं, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर। और फिर वो सर, एक ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये तो अंदर वाले एंगल नहीं हुए, तो ये तो को इंटीरियर नहीं हो गए। तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए था, तो तू ये बोलता तो चल जाता। वो समझ रहे बात को? अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो गया को इंटीरियर से, ये हो गया ऑल्टरनेट से। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा ले, ठीक है? क्या करेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? 127 प्लस नहीं, चलिए। 127 is equal to सर वो भी 120। सर 77। x प्लस 50। सर, बिल्कुल ठीक 53 है। हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष बिल्कुल ठीक बोला, 77 हो गया था। और जब ये दो एंगल निकल गए तो इसका चाहे तो लीनियर पेयर से आ जाओ, 50 तरीके हैं इसका। सर 7 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हटा दूं? यस सर। सिंपल है तो बहुत आसान। सर वो आपके वाले हाथ से हम पहले करा कौन से वाले? टू प्रूव वाले। तो जाऊंगा तो मैं असली में ये थोड़ी एग्जाम में आने वाला है। अब ये तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है इसलिए मैं करा रहा हूं। हटा दूं? यस सर। देखना पड़ रहा है। कर दिया। अब की बात देखो जरा, ये एनसीईआरटी के 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। बेटा इनसे कुछ होने वाला नहीं है, जो ये क्वेश्चंस हैं थोड़े से हैं तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि एनसीईआरटी के हैं, इनसे काम नहीं चलने का इतनी प्रैक्टिस से। ये दो मिरर्स हैं, ये दो मिरर्स हैं। अब मिरर पर यहां से एक रे ऐसे गई तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इधर गई। अब प्रूव करो ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल है। और कौन सी? ये हमने शेड कर दिया, ये हमने शेड कर दिया। ये दोनों मिरर्स आपस में पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूव करना है। ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूव करना है। दीज आर टू पैरेलल मिरर्स, ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? लाइट की रे ऐसे गई, मिरर से टकराई, इधर आई, फिर टकराई, उधर गई। अब ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल प्रूव आपको करनी है जी। ऑल्टरनेट तो तब बनेंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। ऑल्टरनेट फर्स्ट लॉ। तो ये आई और आर इक्वल हो गए आपस में। ये क्या लगा दिया? मिरर। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इंसिडेंस का एंगल है ये नॉर्मल के साथ लिया जाता है। बच्चे अक्सर गलती से ये ले लेते हैं एंगल, ये नहीं।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो आई और आर इक्वल हो गए आपस में। समझ में आ रही बात? अब इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हो गए? चलो मैं एक्स नहीं लिखता, इनको 1 2 ले लेता हूँ। इक्वल। क्या एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं हो गए? क्योंकि आई और आर इक्वल। अब ये भी तो मिरर ही है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4। कितनी बात समझ में आ रही है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है? इक्वल होता है। अब सिर्फ एक चीज पर नजर डालो, बन गया Z। क्या एंगल 2 और 3 इक्वल नहीं है? बोलो। Yes, sir. Therefore, अब देखो एक बार श्रेया, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, यानी सारे एंगल इक्वल हो गए, सारे आपस में इक्वल हो गए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल 2 और 3 तो लिख ही दिया ना आपने? एक काम करो, इसको डबल करो। एंगल 2 का डबल है कितना? ABC है कि नहीं? और एंगल 3 का डबल कितना है? लेकिन ये तो वो Z नहीं बन गया जो इसने निष्ठा ने सबसे पहले बोला था, ये वाला Z, ये वही Z नहीं बन गया? और ऑल्टरनेट तो पहले से थे, इक्वल आपने बोल दिए, क्या हो गया? पैरेलल हो गया, वही चाहिए था। तो इसमें लास्ट में एक लाइन लिख देना, जगह नहीं बची मेरे पास है, बट दे आर alternate angles, therefore AB parallel CD। CD। एक और चीज बताओ जो तुमने पूछनी चाहिए थी, पूछी नहीं, ये आपस में कैसे पैरेलल हो गए? सर वो मीडियम थी तो वो 90 ये आपने मीडियम किसने बोला? नहीं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है आपस में। इस पैरेलल लाइन पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पैरेलल लाइन पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया, Yes, sir. हो गया? चलो और तरीके से देखो, और तरीके से देखो। सर क्योंकि वो 90 डिग्री हो। मैं इसको 90 यहाँ कहाँ से हो गया? अरे सीधे ठीक कह रहे हो, नॉर्मल 90 डिग्री होता है। सुना कर बात, सबकी बातों को खंडन करता रहे, सब ठीक बोल रहे हैं। सर 90 डिग्री तो सुनेगा। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस। अब सुन ले ध्यान से, क्या ये लाइन इसके ऊपर ये 90 है? नॉर्मल डाला है? क्या ये भी नॉर्मल डाला है? ये सारे एंगल 90 नहीं हो गए? ये सारे एंगल 90 नहीं हो गए? तो लाइंस आपस में कैसी हो गई? बात खत्म हो गई। इसको मैंने इसलिए प्रूविंग में भी नहीं डाला, इसको मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। क्या बोला मैंने? perpendicular drawn on two parallel lines are also Perpendiculars drawn on two parallel lines are also parallel। सर ऑलवेज होगा फिर ऑलवेज होगा ही नहीं। नहीं, हम तो कभी कभी की बात करते हैं, मैथ्स में कोई ऐसा थोड़ी ऑलवेज। 2 + 2 फिर इसने वही सवाल पूछा, करब साइन। क्या 2 + 2 4 होता है? नहीं, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। मजे लेता रहेगा ऐसे बैठा हुआ पास। हो गया? कर दो। टाइम कितना हो गया बताओ? आधे घंटे बाद। एग्जाम्पल 7 पेज 106। हाँ, एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 106। आपको x और y फाइंड आउट करने हैं। P Q S T R। फाइंड x एंड y। सर वो लाइन खींची हुई है क्या? नहीं, वो तो मेरे से वैसे एक्सटेंड हो गई, उससे फर्क क्या पड़ेगा? सबने ऐसी बना दी। QTR ट्रायंगल लिया, ये बहुत अच्छा किया तुमने, ट्रायंगल बताया पहले। फिर आगे 40 प्लस 90 प्लस एंगल x लिखते हो इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखा, सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल बहुत बढ़िया रहा। सीधा लिख दिया x50 आ गया, सीधा लिख दिया x50 आ गया। ठीक है, वहाँ बोर्ड पे भी डाल दे x = 50, वहाँ बोर्ड पे जो फिगर में ये 5050 आ गई।
बढ़िया, एक एंगल निकल गया। अब y पे आ जाओ। So y 80. है क्या बात, कैसे? 90. Opposite. ओ शाबाश, आया तो तू y चाइना पर कर दिया काम को। एक स्टेप में करके दिखा, एक स्टेप में करके दिखा फटाफट। एक स्टेप में करके दिखाना है। सर क्या y अच्छा y निकालना है, y सर ये बाइसेक्टर नहीं है, ये जो डाले हुए हैं। तू जबरदस्ती बाइसेक्टर से y सर हाँ। अगर हम इसको ऑल्टरनेट के लिए ले सकते हैं ऑल्टरनेट तो बेटा पैरेलल आएगा तब लेगी ना, पैरेलल तो है ही नहीं बच्चे इसमें लाइन। सर पहले तू ऑल्टरनेट के पीछे हाथ धोके पड़ गई है। जब तक लाइन पैरेलल ना हो ऑल्टरनेट ना ले। QPS नहीं कर सकते QTS ट्राइंगल देखो PSR, Yes, R. उसका कोई एक्सटीरियर एंगल दिखता है? हाँ सर कब से ये मैं सर बताऊं? y सर Y उसका एक्सटीरियर एंगल तो 50 शाबाश। प्लस 30 ये प्लस सर 80 हो गया? 50 प्लस दिख गया? यस ये देखो ट्राइंगल दिख गया? या ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला तो ये इसके और इसके सम के बराबर हो गया, तो y कितना आ गया? 80। जो तूने करा वो भी ठीक है, लेकिन लिखना बहुत पड़ेगा उसमें, लेकिन ठीक है लिख रहे हैं इसको जो मैं करवा रहा हूँ। इतनी सड़ा रखी है ना किताब, ये नहीं पता था कौन सा एंगल है। सर वीडियो में ओह, सॉरी। बंद करो नहीं तो पेंसिल पेन क्यों चलाते हो बुक्स के ऊपर यार? बंद कर दे। देखिए कौन सा एंगल है? y क्या है मतलब? सर x 38 अच्छा उसका वैल्यू क्या आ रहा है? सर, अभी देख X- लेते हैं, मुझे मालूम नहीं। सर x 38 x कितना आ रहा है? 38 38 आ ही नहीं सकता। सर y कितना आ रहा है ये 38 आ रहा है। जब देखो z लिखा है मेजर, z इज मेजर ऑफ द एंगल, इसलिए आप z के आगे एंगल का निशान मत लगाओ, सिर्फ z है। अब तो चलो सर अब। X 37 है। हाँ हाँ ओ सर मेरे माइनस है सर जब Z 37 आएगा तो वो भी तो x भी 37 हाँ। सर y कितना है सर और फिर y सर, y 180 y भी उसका 180 में से माइनस 90 कर दो। प्लस हाँ, 90 और 37 और 53 बेटा लगता है तुझे ऑब्ट्यूस एंगल है 140। तू तो कर ले बेटा, बुढ़िया तू कर ले। सर x 37 आ रहा है मेरे लाल वो तो समझ मना नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है 144 अगर आता है 143 143 तो क्या ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन गया? वो ऑब्ट्यूस एंगल तो लग नहीं रहा शक्ल से। 53 150 हाँ 53 मुकुंद माधव कुछ निकला? सर हो गया सब इसको मिला। नमन कहाँ तक पहुँचा? सर मोबाइल कर रहा है बस। ठीक है। अभी तो चैनल है अभी चैनल खूब एंजॉय कर ली। नहीं Yes, sir. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट हो गए, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हो गए, तो यहाँ से भी ले सकते हो आप इसको। पी क्यू आर कितना है? x प्लस 28, क्यू आर टी कितना है? 65, x कितना आ गया? 37। इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी जब तुमने z पहले ही निकाल लिया था। ये निकाल लिया ना तुमने पहले ही। Alternate। देखना ये ऑल्टरनेट नहीं बन गए, Yes, sir। ये ऑल्टरनेट नहीं बन गए, तो इसके ऑल्टरनेट के यहाँ x है तो यहाँ कितना है? X. क्या ये x और z आपस में इक्वल नहीं हो गए? Yes. आप यहाँ से भी जा सकते हो, और फिर आप इस ट्राइंगल में भी घुस सकते थे। 90 90 प्लस 37 प्लस y निकाल, Is equal to one. वो निकालो, y 53 निकालो, आ गया। 50 53 आ गया। श्रेया समझ में आई गलती को? नहीं समझ में आई? गलती कैसे निकली फिर वो 144 कैसे आ रहा तुम्हारा 143? पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या? हमने क्या लिया? पहले ये ट्राइंगल लिया, ये वाला वो ट्राइंगल, 65 28 ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 28 प्लस z के इक्वल हो गया। क्या निकल गया उससे आपका? z निकल गया। अब अगर मैं इसको देखूं ये लाइंस पैरेलल ही तो हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो गए इक्वल? कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट। तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 आ गया। क्या ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल गए आपको?
ये 90 है, ये कितना है, तो बच्चा बच्चा निकल जाएगा, हाँ या ना, निकल गया? किसी को डाउट? ये एनसीईआरटी का आपके लास्ट क्वेश्चन था जो डिस्कस करना था। 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटे वाले छोड़े हुए हैं, वो मैं कराने वाला भी नहीं, वो बिल्कुल बहुत ही हल्के फुल्के से क्वेश्चन है। अब हम करेंगे आरडी शर्मा से। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? करके इसमें कोई impurities ना हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी जिसमें नहीं। एक type के इम्प्योरिटी molecules किस हो। चीज को बोलोगे इम्प्योरिटी? जिसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हो प्योर हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हमारे पास 2 तरह की चीजें आएंगी जिसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब ध्यान से सुनना और बोलना कम। पहले मैं बता दूं फिर शेयर करेंगे आपस में थोड़ा सा। देखिए आपके पास बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक मिनट जरा पीरियोडिक टेबल लेके आओ। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। जैसे यहाँ से, और ये पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से याद कर सकें। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है हमने इसका। सुनिए, जैसे यहाँ पर, अच्छा इसमें कुछ तो कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम इसे कहते हैं, इन्हें कॉलम। और ये क्या बनी हुई है? रोज। ये रो बनी हुई है। इनको बोलते हैं ग्रुप्स और इनको बोलते हैं पीरियड्स। ग्रुप्स एंड पीरियड्स। क्लासिफिकेशन क्यों किया हुआ है हमने इसका? ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को याद करने में आसानी हो सके। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज काफी सारी सिमिलर होती हैं, तो मुझे हर एक के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लोग बायोलॉजी में करते हो, डाइवर्सिटी के चैप्टर में करते हो, तो तुम डाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ते हो रेप्टाइल्स, तो जैसे ही रेप्टाइल बोलता हूँ क्या दिमाग में आया? छिपकली आया ना? तो यानी आपको एक अंदाजा लगा कि रेप्टाइल्स कौन से वाले होते हैं, तो आपको एक कॉमन ग्रुप बना दिया आपने अपने लिए क्या बोला? हम किस ग्रुप में आते हैं? मान लो मैमल्स में आते हैं, तो कम से कम इतना अंदाजा है कि मैमल्स कैसे होते हैं कि अंडे नहीं देते हैं, दूध होता होगा इसका मतलब। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी हुई ना। उसके अलावा जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एलिमेंट्स में, जैसे ये सारे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, सॉरी ये एक फर्स्ट इसमें, अभी मैं ग्रुप और पीरियड का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहले कॉलम में जितने आ रहे हैं इन सब की प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिलती जुलती हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिलती जुलती हैं। जैसे ये लास्ट ग्रुप में आई, ये लास्ट ग्रुप में देख रहे हो, ये वाले में देख रहे हो उसको? Yes, ये सारी नोबल गैसेस कहलाती हैं। नोबल गैसेस इसलिए हैं क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, तो इनको क्योंकि कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती तो हमने इनको एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे ही ये हेलोजेंस में आ जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे हम इसको। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स। अब थैंक यू, फिर बताता हूँ। अब एलिमेंट्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट क्या होता है और किस से बनता है? किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, मान लो आपने आयरन का पीस ले लिया छोटा सा, इसको तोड़ते जाओ, फाइनली क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, क्या मिलेगा? एटम्स। यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। आज तो हम ये भी जानते हैं कि एटम को भी आगे हम तोड़ा जा सकता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है हम ये भी जानते हैं, ठीक है ना? न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है ये भी हम जानते हैं, न्यूक्लियस किससे बनता है वो हम जानते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम। इसको तोड़ते जाओगे कहां तक पहुंचोगे? एटम्स। अगर आप आयरन जो कि एक एलिमेंट है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो एटम्स किसके मिलेंगे इसके अंदर? एल्यूमिनियम के। जब आयरन को तोड़ोगे तो आयरन के मिलेंगे। तो आयरन जो एलिमेंट है, जितने भी तरह के एलिमेंट हैं वो सारे किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में आते हैं। ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं क्योंकि आप इसको ब्रेक भी करोगे, तोड़ते जाओगे। ये किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। आयरन का एक ब्लॉक आयरन के एटम से बना है, कुछ और तो है नहीं उसके अंदर, तो ये कैसा हुआ? प्योर। ये कैसा हुआ? प्योर। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये अकेले अकेले रहें। जैसे क्लोरीन है, जैसे आयरन है, जैसे सोडियम है, जैसे कुछ भी पोटेशियम है, जरूरी नहीं है कि ये अकेले ही रहते हैं हमेशा, ये कंबाइन होकर भी रहते हैं किसी के साथ। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं और एक केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं पानी की बात करता हूं, H2O। अगर आप इसमें देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के एक एटम को। इसमें कितने एटम हो गए? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम हो गए? 1। तो इसमें 3 एटम्स टोटल आ गए।
और ये तीनों एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करके बैठ गए। इन्होंने क्या बनाया? पानी, वाटर। और वाटर क्या है? कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है। अब पानी को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, पानी का क्या निकलेगा? पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे। पानी में से हाइड्रोजन कुछ और तो नहीं निकलने वाला। पानी किस चीज से बना है? पानी के मॉलिक्यूल से। पानी किससे बना है? पानी के मॉलिक्यूल से। इससे पहले मुझे एक और चीज बता दो, ये चीज डिस्कस पहले ही कर दूं। एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? मॉलिक्यूल एटम्स के दो सिर्फ एक दो एटम। ठीक बात है, ग्रुप होता है। पहले मैं पूरा करूं, अभी तो डाउट आएंगे जब मैं बोलूंगा, तो मैंने बोला ही नहीं अभी कुछ बोला ही नहीं। मॉलिक्यूल एटम्स का ग्रुप होता है। हाँ, मॉलिक्यूल एटम्स का ग्रुप होता है। जैसे आपने बोला, अगर मैं सिर्फ H लिखता हूं तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, लेकिन हाइड्रोजन ना जब तक ये H एटम की फॉर्म में रहता है तो ये स्टेबल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं शैतान है। तो कहता नहीं दोस्ती करके रहेंगे किसी के साथ, तो ये एक और हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और कहता है चलो मेरे साथ रहे। अब ये क्या बन गया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक है ना? बहुत सारे इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एग्जांपल देता जा रहा हूं मैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन भी क्या करता है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जरूरी नहीं है ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, जब हम आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये वो खाने वाला नमक है जो आप खाते हैं, NaCl। समझ रहे हो? इसमें भी कितने एटम्स हैं? एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक केमिकल अट्रैक्शन है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो ये इन्होंने क्या बनाया? NaCl का एक मॉलिक्यूल। हालांकि बाद में हम और इसको आगे लेके जाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि मॉलिक्यूल होता है और एक फॉर्मूला यूनिट होता है, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ब्रॉड उसमें बता रहा हूं कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स हो, कितने एटम्स हैं इसमें? 2। तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के हैं, केमिकली कंबाइन कर गए। ये क्या बना दिया इन्होंने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछोगे बार बार, नहीं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के ही मॉलिक्यूल होते हैं। कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। समझ रहे हो बात को? CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O मतलब पानी, है ना? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, बहुत सारे लाखों की संख्या में कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है, एलिमेंट्स बेटा एलिमेंट्स एटम से ही बने होते हैं। मुझे पता कंफ्यूजन होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जितने भी एलिमेंट हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? एटम्स। सब कुछ किससे बना है? एटम। ये भी तो एटम से ही बने, ठीक है ना? लेकिन हम इसको कहते कैसे हैं कि जब एटम कहीं किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करता है, आपस में बॉन्डिंग करता है, तो ये एक नहीं होता, एक से ज्यादा हो जाते हैं। 2 हो गए, 4 हो गए। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस जो होता है ये 5 इकट्ठे होकर रहते हैं हमेशा। तो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हुआ? P5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सल्फर S8 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो? सर ये NaCl कैसे हुआ दोनों में आप? सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर गए। 4 नहीं है ये, इतना तो याद कर ले कम से कम। सोडियम का फॉर्मूला सर वो तो पता है, Na। क्लोराइड का। ये इस वर्ड से आया है, नेट्रियम से। तो नेट्रियम के साइन ले लिया हमने। कहीं लैटिन वर्ड्स ले रखे हैं, कहीं और वर्ड्स ले रखे हैं, उसके शुरू के नाम उठा लेते हैं। ठीक है ना? जैसे आप बोलते हो पीबी है लेड, और ये आया कहां से? प्लम्बम। समझ रहे बात को? तो इसलिए उनके नाम से। आयरन है, आयरन का आई तो नहीं होता, आयरन का होता है Fe। फेरस, फेरिक, वहां से आया हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझना है, चले धीरे धीरे। सर जिन्होंने इसे बनाया वो सिंपल वो छोड़ दो, जिन्होंने बनाया होगा उसको छोड़ दो, जो है वो पढ़ लो। सिंपल नहीं बना सकते। पहले जो है वो पढ़ लो प्लीज। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये दोनों किस ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं? ये प्योर क्यों है? क्योंकि Chemically bound। क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा लिखो। A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. सर रिपीट करना एक बार। अब नहीं बोलूंगा, अरे सर वीडियो में देखेंगे।
Sir, a pure substance. A pure substance is one is one. which is made of only one kind of particles. Is one Which is made up of only one kind of particles. तुझे बार बार बुलवाने में मजा आता क्या? Haven't you? Which is made up of only one kind of particles. और ब्रैकेट में लिख लो एटम्स और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स कौन से हो गए? एटम्स और Molecule. molecules. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. और particles के आगे ब्रैकेट में क्या लिख लिया? Atoms or molecules. Atoms और molecules. Very good. अब साथ साथ एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लिखो जो अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा था. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आयरन, क्या बात, सोडियम, क्लोरीन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स. ये सब क्या है? Element. एलिमेंट्स. और कंपाउंड्स ढेर सारे हैं, अभी हमने लिखे भी थे. NaCl. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम लिख लेना पूरा इसका, भूल जाओगे नहीं तो. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अब CO2H2O वाली उम्र नहीं है आपकी, तो एलिमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट ले लेते हैं. कॉपर सल्फेट, Sir, वो पहला वाला क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड कब होता है? तू लिख लेना सर, सारी केमिस्ट्री अभी करेगा, पहले शुरू करते ही लिख लिया. कितने तरह के एसिड्स जानते हो? कितने तरह के एसिड्स के नाम याद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Sulfuric acid. HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, नाम लिख लेना साथ साथ. H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड. सिट्रिक एसिड नहीं, पहले हम मैन मेड स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की बात कर रहे हैं. ये तीन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं. वो तुमने जो बोला वो ठीक था वैसे, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं. ये तीन स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल्स. नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. सर CH4 क्या है? बता. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी हम नेमिंग सीखेंगे इस साल सारी है. इसे कहते हैं मीथेन. मीथेन होती है मार्श गैस. Marsh is represented. सर ये भी HCl और कंपाउंड्स की है. HCl वगैरह. नहीं, मैंने ये इधर लिखे नहीं, वो सिंगल सिंगल है, वो ग्रुप नहीं है. मुझे लगता है नहीं सर. कितने एटम है इसमें? दो ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं? तो ग्रुप ऑफ एटम क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा ना. किसके? कंपाउंड्स के. ये सारे कंपाउंड्स ही हैं, ये सारे कंपाउंड्स ही हैं. सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर. सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर. ढेर सारे कंपाउंड्स हमारे पास. समझ में आई कुछ बात? अब एक होमवर्क लिख दो. हाँ, जैसे तुम्हारा स्कूल में एडमिशन नंबर होता है, बच्चे आ जाएं चले जाएं, रोल नंबर तो बदल जाता है. कभी एडमिशन नंबर बदला? नहीं. अगर एडमिशन नंबर 1230 है, 1230 है तो 1230 ही रहेगा. एडमिशन नंबर कभी नहीं बदलता आपका. ऐसे ही हर एलिमेंट का एक एडमिशन नंबर होता है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. Homework है. जी, होमवर्क तो मैं बता रहा हूँ. आपको ये 20 एलिमेंट्स याद करने हैं. इनका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5. सर ये होमवर्क है क्या? देखो यार, इसको अलग से बता. नहीं भाई. देखा तू डायरी लाया था बच्चे, सर इसको ऐसी बोली थी सर. डायरी ले आया था, तुम्हें लिख दूंगा उसमें. अरे तो 19 तक ही आया, 20 को अलग से बता दूंगा. ठीक है. अब ये एक कलम कर दिया ना, उससे हो गया. चलो कोई बात. हाइड्रोजन नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा. Sir, ये बनाना है. विद्या रानी बिल्कुल बनाना है. हाँ, ये दोनों सर एक चीज बोलो. मैंने सुन ली. क्या? ऊपर ऊपर बना दो थोड़ा सा. सर एक क्वेश्चन था. हाँ, सर ये होमवर्क है. हाँ सर, आप करा रहे हो ना.
याद कर बेटा याद करना होगा। अच्छा लिखवा तो मैं सारा रहा। इतने अच्छे सवाल कहाँ से लाते हो ढूंढ के? सर नमन से गूगल से। नमन से पढ़ने वाली चीज नहीं लाते हो जो वो पढ़ते आए। हाँ वो जो बेचारे की मेहनत करता है, ये लड़का बहुत मेहनत करता है। सर इसमें याद क्या करना है? ये जो ऑर्डर में लिख रहा हूँ, अच्छा ऑर्डर में बताना है। नहीं वैसे ही जैसा मन करे बता दो। फिर ऐसे 1 2 3 करके बताना है ना, ऐसे तो बीच में से तो नहीं पूछोगे ना। ये सी ए है, ये आर पर ऐसे मत पूछना कि 5 बता 5 क्या। बेटा नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। अब तो सीधा पूछूंगा, वो डॉजिंग टेबल पढ़ते थे ना, वही है बस। एक बार लिख लो, इनके आगे नाम लिख लो सबके आगे पहले। एक मिनट सर, एक मिनट। कॉलम सर छोड़ दो। 1 मिनट में लिखा ही नहीं है। नहीं ये कुछ नीचे थोड़े गंदे तरीके से लिखे गए ना, वो पेन डिस्चार्ज हो गया। हाइड्रोजन, मैं लिखवा रहा हूँ, दोबारा लिख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम सर स्पेलिंग बता दे। LITHIUM, LITHIUM, लिथियम, बेरिलियम, है BERELLIUM। E यार तुम लोग ना बहुत ठंडे हो। डबल है इसमें। LIU RE अभी कहा था ग्रीन रूम में मत पढ़ा करो। बोरोन सारी छुट्टियां निकल जाती हैं, मजा ले तो इंग्लिश की बुक पढ़ ले कोई। मैंने अभी भी कल इंग्लिश का ऑर्डर। हाँ हॉलीडे होमवर्क करा था चैट। वो सही कहा आपने। तो पहली बार यूज करा है मैंने चैट जीपीटी, तो पता नहीं। जो थोड़ी बहुत बेटा अकल थी ना वो भी चली जाएगी। थोड़ी बहुत मेरे लिए नहीं रहा था। मतलब पूरी तरह मुझे क्या पता मणिपुर बुक फेस्टिवल में क्या होना है। सर वो F क्या है? फ्लोराइन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, नो। सर पहले के 20 हैं ना? ये पहले 20 हैं सर ये सारे याद करने हैं। सर ऑर्डर में। अरे सर good अगली क्लास में बैठने नहीं हुआ, क्लास में तो नहीं हुआ था। सर किडनी में हार्ट अटैक आता अब तेरे घुटने में हेडेक हो चाहे कहीं भी हो। किसी में हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ वो क्या तो है, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। ये मुकुंद माधव है, बदमाश आदमी बोल। सर साइड हो जाओ। सर मैंने नहीं बोला इसके बोला। और बीच के शुरू से 1 से लेके अपने आप लिख सर लेना। याद करवा देते तो ये इसके पूछते संदर्भ नहीं में है। याद। करवा देते तो पूछते ही नहीं हो। अच्छा ऐसा भी होता है। सर 11 सर 12 बजे। वो ऐसा आगे लिखो, आगे लिखो मिक्सचर्स। इसके आगे अब जब नाम ही मिक्स है तो इम्प्योर होगा। एक तरह की चीजें तो नहीं होंगी इसमें, अलग अलग तरह की चीजें होंगी। ये सारे जो हमने यहाँ 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सारे जो हमने यहाँ पर 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, ये उसमें आ गया ना? हाँ नहीं क्यों? आ गया। आ गया वो तो शायद। स्टॉप था ना, stop था। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सारे 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जिनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने लिखा है 1 से लेकर 20 तक। अब ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं, ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं क्योंकि ये क्या हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? Molecule। हाँ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो क्या बनाएंगे? फॉर्मेशन के कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं? एटम्स। और ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब ये तो नाम ही बता रहा है मिक्स है, तो ये तो प्योरिटी का कोई चक्कर ही नहीं है कि प्योर सब्सटेंस होगा किसी तरीके से, है ना? मिक्सचर्स में कौन कौन से मिक्सचर? कोई भी मिक्सचर हो सकता है। पानी में नमक डाल दो, पानी में चीनी डाल दो मिक्सचर। अब उसमें पानी के मॉलिक्यूल भी हैं और नमक के भी हैं, पानी के भी हैं और चीनी के भी, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? मिक्सचर्स। लिखो थोड़ा। सर इसी के आगे लिखो तो। A mixture contains 2 or more प्योर सब्सटेंस। कौन से थे? जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स थे, है ना? प्योर सब्सटेंस कौन से थे? जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल थे। इसमें पार्टिकल्स का टाइप सेम नहीं होगा।
A mixture contains two or more different types of particles. Contains two or more different types of particles. और particles के आगे क्या लिख लूं? Atoms और molecules. लिखते जाओ लिखना जरूरी है। अरे यार लिख लो आप. Examples लिखो. चलो हमने पहले एलिमेंट्स Examples लिखो please. Examples लिखो. Sugar solution, salt solution. और जो अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ कॉमन वाले नहीं है. सर कोई सॉलिड बताओ खिचड़ी नहीं बोल रहा हूँ कि दाल चावल मिक्स कर दिए, वो भी ऑब्वियसली वही है लेकिन सिमिलर, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में पढ़ने हैं. मिल्क केमिकल लिखो. मिल्क जी. मिल्क कैसे होता है? मिल्क में जब तेरी माता जी दूध लाती हैं और दूध को रख देती है तो उसमें कुछ बाहर आता है. मलाई. फैट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं. दूध में कुछ और भी होगा जो बिना या सिर्फ मलाई होती है. सॉलिड नॉट फैट भी होता है, इसे बोलते हैं SNF. एक तो होता है फैट और एक वो सॉलिड होता है व्हिच इज नॉट फैट. चीज हुई ना, तो वो अलग हो गया. उससे हो गया कि नहीं हो गया अलग? तो दो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बना हुआ था. बिल्कुल बना हुआ था. आगे सर सॉलिड बताओ सॉलिड ना बता रहा ना बता रहा. चल पीछे बैठो वाला. लिखो आगे. सी वाटर. सी वाटर. एयर. डेड सी क्यों? कोई सी भी सी हो. एयर इज अ मिक्सचर. अब गैसेस एयर इज अ मिक्सचर. ब्लड हाँ लिखो ब्लड. बिल्कुल ब्लड. सॉलिड होता हो सॉलिड. हाँ लिखो ब्लड. सर हम भी तो फिर मिक्सचर ही हैं। और लिखो ह्यूमन फ्लैश. गुड़. गुड. हाँ गुड़ क्या होता है? जैगरी JAGGERY. जैगरी. सर जैगरी ह्यूमन क्या होता है? सर यू ये सॉलिड था भाई. हाँ 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 सर, हाँ. पिघला के ऐसे तो- भी पिघला देते हैं. लिखते जाओ. humans. रॉक्स. रॉक. रॉक्स लिखते जाओ. एक रॉक्स. और सर सॉलिड. क्या पता प्योर रॉक्स भी तो. सर सॉलिड. हाँ और लिखो. डायमंड और लिखो वुड. गुड. सर ह्यूमंस सर सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक. सॉफ्ट ड्रिंक. अरे कोका कोला. सर कोल्ड ड्रिंक लिखे सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक. अरे कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं होगा. आगे लिखो. आगे लिखते जाओ. चीनी का लिखते जाओ. कोल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोल. तो डीजल भी नहीं, पेट्रोलियम के अंदर डीजल पेट्रोल मतलब उसी से तो निकलते हैं, क्रूड पेट्रोलियम से. हाँ सर इसलिए कोल मैं पहले पूरा करता जाऊँ फिर उसके बाद बात क्रूड करते होना हैं. चाहिए. LPG. पेट्रोल. सीएनजी LPG सीएनजी कॉमा बायोगैस कॉमा टैप वाटर. ये इसलिए इस तरह लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें एग्जाम में तो वो आपको क्या कह देंगे, बहुत सारे 10-12 तरह के आपको एग्जाम्पल दे देंगे. कहेंगे इसमें से एलिमेंट्स छांटो, इसमें से मिक्सचर्स छांटो, इसमें से कंपाउंड्स छांटो, या प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस छांटो. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सब चीजें क्या हैं. अभी फिलहाल हम सब जो लिख रहे हैं वो सब मिक्सचर्स हैं. टैप वाटर लिख दिया. टैप वाटर माने नल वाला, नल का पानी जो है. एक तो होता है बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर यानी बिल्कुल पानी H2 गरम प्योर सब्सटेंस है. लेकिन जो आपके नल में आता है उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं. पानी के अलावा सॉल्ट्स भी होते हैं उसमें, इसीलिए मिक्सचर हुआ. आगे लिखिएगा. कॉफी, पेंट, सॉइल, ब्रिक्स, टी, कॉफी, पेंट. कुछ तो लिख ले. टी कॉफी लिख लिया कॉफी, पेंट, सॉइल, ब्रिक्स. बेटा. तुम लस्सी पी के मत आया करो सुबह के टाइम. सर ब्रिक्स के आगे. टी, सर, सारे लिख लिए. कॉफी, ब्रिक्स, सर बस सॉइल, पेंट पेंट. सर आप बहुत हो गया बस काफी हो. क्या दो? सर ह्यूमन बॉडी अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं. एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस. हेटेरोजीनियस पढ़ा हुआ है. अच्छा बस नाम पता है. होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें आपको यही ना पता लगे कि कौन कौन सी दो चीजें मिक्स हो रही हैं. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो. जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेता हूं.
पानी में 1 चम्मच नमक घोल दो। क्या आप नमक और पानी के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये नमक के पार्टिकल घूम रहे हैं और ये पानी के घूम रहे हैं? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसमें से कहीं से भी सैंपल उठा लो, आपको पानी और वाटर का जो मिक्सचर है उसका रेशो सेम ही मिलेगा, आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, होमो का मतलब सेम सेम। हेट्रोजीनियस हो गया, आपने पानी में चॉक डाल दिया पीस के। हेट्रोजीनियस हो गया, पानी में आपने मिट्टी घोल दी थोड़ी सी, क्या होगा? क्या मिट्टी के पार्टिकल अलग अलग दिखाई देंगे? Yes. इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, देयर इज ए क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अच्छा, एक और वर्ड याद रखना, हम यूज करेंगे यहाँ पर अभी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे आपने पानी में नमक डाला, सुन लो पहले, पानी में क्या डाला? नमक। जब आप पानी में नमक डालेंगे तो पानी है सॉल्वेंट, और जिसको घोला गया है वो क्या है? सॉल्यूट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं? आसान भाषा में बोले तो जो कम मात्रा में डाला गया वो सॉल्यूट है, जो कम क्वांटिटी में डाला गया वो सॉल्यूट है, और दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है जी? आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच आपने अल्कोहल मिला दिया, तो जो थोड़ी मात्रा में डाला गया वो सॉल्यूट था, जो ज्यादा मात्रा में डाला गया वो सॉल्वेंट। ठीक है जी? पानी में नमक डाला तो पानी सॉल्वेंट है और नमक सॉल्यूट। इतनी बात समझ में आ रही? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। होमोजीनियस के अगर मैं नमक की बात कर रहा था, तो नमक जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरीके से मिक्स कर जाते हैं कि आप उनको अलग अलग करके नहीं बता पाओगे कि ये रहा नमक और ये रहा पानी। नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, आप अलग अलग करके देख ही नहीं पाओगे। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का जब भी चीजें याद करनी हो, एक सॉलिड एग्जांपल ऐसा याद रखो कि भाई आ गया दिमाग में। डेफिनेशन रटना एक अलग चीज होती है। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल याद हो गया? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि सॉल्ट सॉल्यूशन में होमोजीनियस क्यों होता है। ठीक है, हालांकि मैं लिखवाऊंगा पूरा, ऐसा नहीं। और इसका एग्जांपल सिर्फ फ्राइड पैन में चाय बेटा तो किचन से बाहर के अच्छा, मेलिएबल वर्ड क्या यूज करते हैं? मेलिएबल किसे कहते हैं? जो फिर पहली बार सुना है सर में शीट्स के अंदर बन सकता है। हाँ, जो सर ऐसे thin sheets। सेपरेट नहीं होता है। और डक्टाइल मतलब लॉन्ग वायर्स में। कोई नहीं बेटा, कोरोना वाले साउंड क्या था? साउंड प्रोड्यूस कर होता है कोरोना वाले। नहीं पढ़ाया। कोरोना में नहीं था ये 8th में। तुमने पिछले साल मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़े? पढ़ा है। ये नहीं पढ़ाया हमें। अच्छा, मेटल नॉन मेटल में पहली प्रॉपर्टी ये नहीं बताई तुझे? सर बताइए। सुन ले, अच्छा हाँ। सुन ले, टाइम मत खराब हो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही। मेलिएबल, मेलिएबल वो होते हैं जिन्हें पीट पीट के आप शीट्स बना सकते उसमें हो। वायर होते थे। ठीक है ना? जैसे आप ये एल्यूमिनियम के दरवाजे देख रहे हो यहाँ पर बने हुए, मेलिएबल है। अगर हम इसको पीट पीट के या दबा के चीज से इसको फ्लैट करके शीट बनाए तो एल्यूमिनियम की शीट्स बन जाती हैं। तो ये एल्यूमिनियम कैसा हुआ? मेलिएबल। डक्टाइल वो होता है जिसके आप वायर्स बना सकते हो, जैसे आप कॉपर के वायर बनाते हो, एल्यूमिनियम के भी वायर बनाते हो, तो जिसको आप खींच खींच के वायर्स बना सकते हो, उसे क्या कहते हैं? डक्टाइल। और ये क्या हो गया? मेलिएबल। समझ रहा है कि नहीं? तो डक्टिलिटी मतलब जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा है उसके आप वायर्स बना सकते हो। अगर पीट पीट के शीट्स बनानी है तो वो कैसा है? Malleable। मेलिएबल। समझ रहे बात को? सर 1 ग्राम गोल्ड का कितना मतलब? हाँ, जैसे जैसे ये गोल्ड के एग्जांपल की बात कर रहा है, जो गोल्ड है वो हाईली डक्टाइल है, पतले से पतले तार बन जाते हैं, इतने पतले तार बना देते हैं सोने के जैसे आपके बाल। 1 ग्राम गोल्ड का 1 किलोमीटर लंबा तार खिंच जाता है, फिर तो हमारे इतना पतला। वो लगातार शॉर्टिंग कर लिए। कंडक्ट रहने दे पंगे मत पे, आगे कर लीजिए। चलो लिखो आगे प्लीज। हो गए? नहीं। वो तो गए। मेटल्स और नॉन मेटल्स में तुमने क्या 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 पढ़ा था डिफरेंस पिछले साल? मेलिएबल, सोनोरस। हाँ, थोड़ा सा डिटेल बताओ जरा एक बार। हाँ सोलर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं सर घंटी और शाइनी भी होते हैं। बेल बन जाती है। होती है वो बेल। बताना जरा एक बार, मोटे मोटे डिफरेंस बता दो। ये इस साल तो नहीं शाइनी होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्टर एक एक सोनोरस। ऐसे मतलब एक एक करके। आपने बोला ये सोनोरस है, यानी टकराने पर आवाज आती है।
ये नहीं होते। नहीं ठीक है। Lustrous. Lustrous. इसमें चमक होती है, उसमें नहीं इनमें होते। नहीं। इसमें नहीं सर होती। एक्सेप्शंस भी एक्सेप्शंस तो मैं छोड़ता जा रहा हूँ। Ductile. ये नॉर्मली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये नॉर्मली, सर मर्क्यूरी भी था पर मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा इस वो बात तो Expect- टेम्परेचर। मैंने बोला एक्सेप्शंस नहीं ले रहा हूँ मैं सिंपल अभी एक ब्रॉड सर कैटेगरी में उसका बात नाम कर था सॉलिड का रहा हूँ। और मेटल में और ये ductility- गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, Ductility. लेकिन ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते। बैड ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली नहीं होते। बिसाइड्स फ्यू एक्सेप्शंस, मैं पहले ही कह रहा हूं एक्सेप्शंस की बात मैंने यहाँ पर नहीं करी है। कोई ऐसा मेटल बताओ विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ लिक्विड्स, phosphorus इसका का मतलब यहाँ कट- लिक्विड्स भी आएंगे। चक्कू से क्या सारे मेटल सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं? नहीं, नहीं। कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम एक मेटल है, फॉस्फोरस जैसे को उससे काट सकते हैं। सोडियम एक मेटल है और फिर भी वो सॉफ्ट है, उसको हम काट सकते हैं। तो जरूरी नहीं एक्सेप्शंस तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। नहीं, मुझे पूरा करने दिया अगर पहले। तो मेटल्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई जो आपने पिछले साल पढ़ी, इस साल में अब इनको नहीं लिखवाने वाला। ये नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, 8th क्लास का। आगे लिखो। सर हाँ, फॉस्फोरस भी चक्कू से कट जाता है। चक्कू अरे यार लाइट से बस चक्कू से कट जाता है। अब नॉन मेटल्स में तो डायमंड भी आता है। कार्बन का नॉन मेटल्स में डायमंड भी आता है, कार्बन का बनता है, लेकिन उसके बावजूद डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड के जो टूल्स होते हैं वो काटने में काम आते हैं। दो चीजों का, अच्छा तुम्हें मैंने दो कोई सब्सटेंसेस दे दिए, कैसे पता लगाओगे कि ये हार्ड है ये हार्ड है? सर काट के फेंक के देखेंगे, फेंक के तो दोनों भी टूट सकते हैं, दोनों नहीं भी टूट सकते हैं। पता कैसे लगेगा दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्ड है? काट के सर, दोनों ही कट सर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस के नहीं, बात से कुछ नहीं, थोड़े से भी नहीं होगा। सर इन दोनों को ना आपस में ऐसे रखो, जिसमें आप- जिस पर स्क्रैच आ गए वो सॉफ्ट है, दूसरा वाला हार्ड है। अच्छा, मुझे लगा इसमें आ इसी गया। बात। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड के बहुत सारे कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, कटिंग टूल्स। सर ग्लास कटर इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसके अंदर डायमंड होता उसके ऊपर डायमंड की कोटिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। जो ग्लास जिससे कांच काटे जाते हैं, जैसे ये ग्लासेस हैं, ये तो पूरी शीट आई होगी ना, यहाँ पर काट के आपको 3 फुट बाय 2 फुट का इन्होंने दे दिया आपको, तो वो जब काट कर देते हैं तो जो कटिंग टूल्स होते हैं उसमें डायमंड की कोटिंग होती है। तो डायमंड बड़ा हार्ड सब्सटेंस होता है, तो अगर आप कांच के ऊपर उसको चलाएंगे तो वो काटता चला जाता है उसको Flat कांच है ना? को। ठीक है जी, हाँ वो बात करेंगे। सर वो कांच याद है, याद है उसी में बात करते कि जो एक कीज रखता है वो पूरे में क्रैक रहता है। हेलो भाई तू कहाँ ले जा रहा है? उसमें लिखा सर 3 लेयर ग्लास होता है वो। वो स्पेशल टाइप हम मिक्सचर्स लिख रहे थे ना, लिखो तो। A mixture is a substance. Mixture को थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ। A mixture is a substance which consists of. A mixture is a substance which consists of 2 or more elements. 2 or more elements or compounds. Which contains 2 or more elements or compounds. elements Or compounds not chemically combined together. नॉट केमिकली Compound. हाँ। कंबाइंड टुगेदर। Okay. अच्छा, पहचानोगे कैसे कि कोई एलिमेंट है और कोई मिक्सचर है या कंपाउंड है? सर उसके अंदर जितने वो देखते हैं कि मिक्सचर है उसमें। सर, कैसे पानी किसी का चीज को पहचानोगे? मिक्सचर केमिकली नहीं होता, कंबाइंडर को केमिकली होता। अच्छा, पानी को तूने नमक को तूने पानी में घोल दिया, तुझे कैसे पता लगा सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट सर, पानी के साथ बेस रिएक्ट? और- मैंने बात पूरी कर ली, मैंने बात पूरी कर ली। से सॉरी, हाँ तेरी बात सुनता हूँ ना ध्यान से, मैं ऐसी मेरी भी सुन लिया कभी कभी। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया आपने, आपको कैसे पता सॉल्ट पानी के साथ रिएक्शन नहीं करके? आपके सामने तो गायब हो गया,
जब गायब हो गया तो आपको कैसे पता कि इसके अंदर सॉल्ट है कि नहीं है? सॉल्ट कंबाइन करके कुछ और तो नहीं बना गया। जितने भी मिक्सचर्स हैं, अगर तूने दोबारा लिखा तो पेरेंट्स को बुला लूंगा, इसको मत लिख कुछ भी। सुन ले ध्यान से, दिमाग मत खराब कर मेरा पढ़ाते हुए। जितने भी मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स में क्या होते हैं? उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जरूरी है दो ही चीज मिला के मिक्सचर बनेगा। आपने पानी में नमक डाला, चीनी भी डाल दी उसमें, और कुछ घुलने वाली चीज भी डाल दी, तो सारी चीजें हो गई। कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये सब क्या बन गया? मिक्सचर। क्या मैं फिजिकल तरीके से इस नमक और पानी को अलग अलग कर सकता हूँ? यस सर। कैसे? सर बॉइलिंग। उससे क्या होगा? पानी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पानी वेपोरेट हो जाएगा, नमक नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया? कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। मिक्सचर के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर मिक्सचर बनाया गया है, उनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल तरीका क्या होता है? छान लिया, इवेपोरेट कर लिया, समझ लो। जैसे तूने अभी बॉइलिंग का प्रोसेस बोला, बॉइलिंग कर ली, छानती है ना माता जी, आटा छानती है। हाँ, तो स्टीमिंग हो गई। या आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, उसमें डाल दिया। ये सब फिजिकल तरीके हैं जिससे हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ उसके साथ, क्रूड पेट्रोलियम के बारे में। तो इन चीजों को आप अलग अलग कर सकते हो फिजिकली। अगर आप जैसे एयर किससे बनी है? एयर बहुत तरह की गैसेस को मिक्स करके बनी हुई है। क्या वो सारी गैसेस आपस में रिएक्ट कर गई हैं? क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बैठी हुई है, या ऑक्सीजन किसी और के साथ? नहीं, कुछ नहीं है ना। इसका मतलब अगर उनमें आपस में रिएक्शन नहीं है तो उसमें सारी गैसेस को मिक्स कर दिया, क्या बन गई? एयर बन गई। क्या मैं फिजिकल तरीके से उन गैसेस को अलग अलग कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ। मैं एयर को बहुत ठंडा करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर सकता हूं। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं। कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होता है। पानी बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े आपस में, केमिकल उनका बॉन्डिंग था आपस में। लेकिन जब मिक्सचर होता है तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, कोई आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और फिजिकल तरीके से मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया जा सकता है। नमक बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं? समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको धूप में छोड़ देते हैं। जब धूप में छोड़ देंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे क्या छोड़ देगा? नमक। उसको हम उठा लाते हैं, उसको साफ सुथ कर लेते हैं, ठीक ठाक करके उसको नमक को NaCl सॉल्ट बना लेते हैं। यही तो होता है। उसमें इम्प्योरिटी होती होंगी, और भी सॉल्ट होते होंगे, गंदगी होती होगी, वो सब हटा देते हैं, उसके बाद साफ सुथ करके आपको भेज देते हैं। यही तो करते हैं। तो ये नमक बन गया। तो क्या इसमें आपने कोई केमिकल प्रोसेस बनता देखा? नहीं। दो चीजों को अलग करना था। पानी में नमक था, पानी आपने उड़ा दिया, नमक नीचे रह गया। तो फिजिकल तरीके से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आयरन ले लिया, आयरन के चूड़ा समझो छोटा छोटा सा, और उसमें सल्फर मिला दी मैंने, सल्फर का पाउडर मिला दिया। अब दोनों को मिक्स कर दिया। अब मुझे इसको अलग अलग करना है। अब मुझे इसको अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए क्या करूँ? जला दूं? जलने के बाद तुझे क्या मिलेगा? भट्टा। सर मैग्नेट ले लें। तुमने जला दिया ना तो दोनों में केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आयरन सल्फाइड बन जाएगा। सर मैग्नेट लो। अरे सिर्फ थोड़ा भी नहीं सोचते तुम, हमेशा चाइना से क्यों आते हो? इसके ऊपर मैग्नेट घुमा दो, मैग्नेट पे सारा का सारा जितना लोहा होगा सारा चिपक जाएगा और सल्फर नीचे रह जाएगा। इसी तरह का चलो और कोई तरीका अलग करने का? इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। आपने मैग्नेट घुमाई तो क्या निकल गया? आयरन। अब क्या रह गया? NaCl रह गया और सल्फर रह गया। अब अलग करो इनको। सर पानी मिला देंगे। हाँ, बॉईल कर। फिर बोलने दो उसको, बोलने दो। फिर बॉईल। नहीं। फिर क्या? फिर तो दो नहीं हो जाएंगे ना जाएंगे। ठीक बोला है तुमने। जब आप इसमें पानी मिलाओगे तो पानी NaCl को घोल लेगा, लेकिन सल्फर नहीं घुलता इसमें। पानी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सल्फर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है, बताऊंगा भी ना। फिलहाल पानी डाल दिया आपने, पानी में क्या घुल गया? नमक। अब आपके पास क्या है? नमक का पानी है
और क्या है सल्फर, छान लो इसको, फिल्टर पेपर से छान लो, फिल्टर पेपर से छान लो। अगर फिल्टर पेपर से छानोगे तो नमक का पानी तो निकल के फिल्टर पेपर से बाहर, ऊपर क्या रह गया सल्फर, और फिर अब आपका सल्फर अलग हो गया और उधर क्या रह गया नमक और पानी का सॉल्यूशन, उसे अलग वो करो। बॉइलिंग करके उसको आप इवेपोरेट करा लो। हो गई तीनों चीजें। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस करा तूने शुरू में कर दिया, तूने इनको हीट कर दिया, जैसे हीट करेगा क्या होएगा, रिएक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। समझ रहे हो ना बात को? और फिर अब ये कुछ नया ही बन गया, ये बात ध्यान रखना। सॉरी, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जहां भी बबल्स निकलते हैं पॉप साउंड, मतलब ये दोनों के दोनों आग को जलाते हैं, समझ लो। ये भी तो आप क्या करते हो, भुट्टा भूनते हो तो क्या करते हो, ऐसे हवा देते हो, तो क्या सप्लाई बढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, जब आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, उस पानी की प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग होगी। ये कंबशन को सपोर्ट करता है और ये जलती हुई आग को बुझा देता है। अब जब भी ये एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड। जब भी एलिमेंट्स मिलकर बनाएंगे क्या, कंपाउंड। ये अपनी प्रॉपर्टी भूल जाएंगे हम क्या थे। अब ये कुछ नया ही बन गया, अब ये कुछ नया ही बन गया। इसकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। नमक बनाते हो ना, मैं कोई बैलेंस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अभी क्या बन गया, ये किस काम आती है तुम्हारे, स्विमिंग करने जाते हो ना, क्लोरीन, क्लोरीन डालते हैं, क्यों डालते हैं क्लोरीन, साफ पानी साफ पानी साफ रहे, माने साफ पानी में मतलब बैक्टीरिया मर impurities जाते हैं। खींच के एग्जैक्टली यही होता है। ये बैक्टीरिया को किल करने का काम आता है, यानी जहर है। ये तो बात हुई, कोई बात, ये बैक्टीरिया ही मरेगा, हम तो थोड़े बड़े बैक्टीरिया बड़े बैक्टीरिया, ठीक है, हमारे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये है तो इसीलिए ना कि किल करता है चीजों को, कि दोनों जहर है। इसे रोज सुबह शाम दाल में डालते हो, इसमें क्लोरीन नहीं है, इसमें तो क्लोरीन है लेकिन इसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इसमें से एक भी नट निकला तो गया काम चल। पीछे बैठा जो तो नट खोल रहा ना, बैठा हुआ वो नीचे है। खड़ा हो ले, वहां चलो, खड़ा हो ले, वहां चलो। सर ये वैसे भी सर इससे उठा के ले जाता है। पिछले साल भी मैंने 500 रुपए फाइन लगा दिया ना यहाँ पे। ये स्कूल के बेंच थोड़ी ना खराब करने दूंगा मैं यहाँ पे। ये दोनों के दोनों क्या थे, एलिमेंट्स। इन्होंने क्या मिला बनाया, कंपाउंड। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स। इन दोनों की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इन दोनों से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे Na और Cl को अलग करना है ना, तो मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर मैं Na और Cl को अलग कर पाऊंगा। अगर मुझे हाइड्रोजन, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालनी है ना, तो छान करनी होगी कि आपने छान दिया और हाइड्रोजन अलग निकल गया, ऑक्सीजन निकल गई। इसके लिए मुझे केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा, तब इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं अलग अलग कर पाऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को, जिनसे मिक्सचर बनता है, उनको अलग करने का मेरे पास तरीका फिजिकल तरीका है। लेकिन अगर कोई चीज कंपाउंड बन गई है, अगर कोई कंपाउंड है, अब इसमें से अगर मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने हैं, इसमें से मुझे Na और Cl अलग करने हैं, इसमें से मुझे आयरन और ऑक्सीजन अलग करनी है, तो अब मैग्नेट से नहीं कर पाऊंगा, अब फिजिकल तरीके से नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब ये सेपरेट कर पाऊंगा मैं इसको। फिजिकल तरीके से कंपाउंड के एलिमेंट्स बाहर नहीं आते। इलेक्ट्रोलिसिस सब फिजिकल तरीका नहीं है, फिजिकल तरीका फिजिकल नहीं है, केमिकल तरीका। हाँ, मैं तो पहले से ही आपसे ये बात कर रहा हूँ। मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट आइटम्स हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे फिजिकली। बोलिए प्लीज सर ये Fe2O3 है, इसे क्या बोलते हैं? करो बेटा, आगे लिखो। अरे इसको आज सारा कुछ कर लेना, अभी आज, क्योंकि परसों ये नानी के यहाँ जा रहा है, इसलिए निपटा के जाना चाह रहा है। चलो डिफरेंस लिखो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में। अभी रुको, पहले हम होमोजेनियस मिक्सचर लिख रहे थे ना बेटा, रुमाल गिर गया आपका नीचे।
पहले आप होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में लिखो, बोलो, लिखो। those mixtures in which substances are completely mixed, substances are completely mixed together, substances are completely mixed together, तो किसी के साथ बैठा है, स्लो लिखता है, and cannot be distinguished, from one another, are called homogeneous mixtures. लिखो लिखो। इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी। होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि कहीं नमक का पानी आपने बना दिया, कहीं बहुत ज्यादा नमकीन है और कहीं बहुत ज्यादा कम नमकीन है, ऐसा नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी थ्रू आउट इट्स मास। क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिखेंगे? नो। क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिखेंगे? नहीं। No clear boundary of separation between its constituents. ठीक है, शुगर वाटर बना लिया आपने, शुगर डाल के उसके अंदर। अब कहीं से भी सैंपल उठा लो, ऑलमोस्ट बराबर स्वीट लगेगा, कहीं से भी उठा लो आप उसको। समझ लो बात को। आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, आपने ऊपर से सैंपल ले लिया, आपने नीचे से सैंपल ले लिया, तकरीबन बराबर ही मीठा लगेगा आपको। ऊपर से ले लो सैंपल, चाहे नीचे से ले लो। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी अलग अलग। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसके कंस्टिट्यूएंट को आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे। दूसरा, इसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी, होमोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जांपल लिखिए, और एक चीज लिख लो, ऑल होमोजीनियस mixtures are called, अभी मैं आपको बता गया था, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में कौन कौन सी दो चीज होती हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा सॉल्यूट से मिलाया जाता कम है, क्वांटिटी में डालते हैं, जो कम क्वांटिटी में डालते हैं। याद नहीं रहता तुझे कुछ भी? तो मैं कह रहा हूं सिर्फ डालते हैं, मिलाते हैं, दोनों ही मिलाते हैं आपस में। जो कम क्वांटिटी में डलेगा वो सॉल्यूट है। ठीक है, आगे लिखो, इसके एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल तो बहुत सारे बन जाएंगे, क्या क्या लिखोगे? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, टैप वाटर, सर ऊपर लिखा है, लिख लेना। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, वाटर हाँ जी, विनेगर, टैप वाटर, विनेगर, ब्रास। ब्रास हाँ जी, ब्रास एक एलॉय होता है। ब्रास एक एलॉय होता है। एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ सही बोल रहे हैं, बोल। डिफरेंट एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। Alloys are homogeneous mixtures.
ठीक है जी। एलॉयज क्या होता है? alloys मिक्सचर ऑफ थोड़ा समझाना मिक्सचर ऑफ चाहिए। एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स को मिला के क्यों मिलाते हैं? उसे हार्ड बनाने के Hard लिए बनाने के उसमें दोनों नहीं हार्ड, सिर्फ हार्ड मत बोलो, दोनों तरह के एलिमेंट्स में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम क्या करते हैं उन दोनों प्रॉपर्टीज की अगर हमें जरूरत है तो हम बहुत सी बार उनको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बना लेते हैं? एलॉयज बना लेते हैं, एलॉयज बना लेते हैं, ठीक है। आगे लिखो, संडे उसमें बड़ी नींद आती है। आगे एग्जांपल्स लिखो। अच्छा, अल्कोहल को पानी में डाल दो तो क्या बनेगा? अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है? हाँ नहीं पता नहीं अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है? हंस रहा है। वो पहले हो गया। चलो, थोड़ी देर में समझ में आया। वाटर एंड ऑयल मिक्सचर। सर नहीं होगा। लिखो लिखो, नहीं होगा। एग्जांपल लिखो, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। हाँ, इसमें नहीं लिखना, गलत बोल रहा हूँ। हाँ जाके मना कर दो, मैं क्यों मना तो करूँ? मना कर दो जैसे आप सर, oil- बोलो फिर मना करो। ऑयल वो तो ऑयल mix थोड़ी- ऑयल और वाटर मिक्स होगा नहीं तो फिर क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगी। हाँ तेल और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे, हाँ कितनी तो फिर कुत्ता जी क्या करवा रहे हो? मैं कुछ भी लिखवा दूंगा उल्टी सीधी में, पहले क्या मैं लेटर आ दो। आगे इसने लिखो, लिख भी दिया था। हाँ काट दिया आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे आ गए। है हेट्रोजीनियस। हाँ सर। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? सर कौन सर जो सी मिक्स नहीं होते। हाँ, जैसे पानी और तेल। इमिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, अगर हमें जो इमिसिबल लिक्विड को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, बता सकते हो? पानी और तेल को अलग करना है, क्या करो? छान दूं? सर पापा तक पहुंचेगी रिकॉर्डिंग? सर नीचे evaporate को पानी को इवेपोरेट कर दो। अच्छा, पानी नहीं है, कुछ और चीज है? सर नीचे वाला निकाल दो पानी नहीं है, कुछ और चीज है? सर मतलब कौन कोई हल्का भारी तो होगा हल्का, हाँ ये तो है। सर तो मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर ए लिक्विड ये आ गया और बी लिक्विड ये आ ये जो गया। होल अलग है सर तो अलग। नीचे वहां खोल करके वहां से ए निकल ए जाए। निकाल दो हल्का बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। सर वो सॉलिड सच में अभी हम सेपरेटिंग फनल में यही करेंगे, यही करेंगे। बस 1 मिनट खोल दें। कितने बजे क्लास 5:30 से 7। यहाँ होल कर दो छोटा सा और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल जाएगा, तो ये निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। जब ये वाली बाउंड्री यहाँ पहुंच जाए, जब ये वाली बाउंड्री यहाँ पहुंच जाए, बंद कर दो। बंद। कैसे पता ये चलेगा? देखता नहीं है। ठीक है यार। ना